नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। सहारनपुर में जातीय हिंसा के आरोप में 24 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश सरकार ने मायावती को ठहराया जिम्मेदार। विपक्ष का आरोप बीजेपी और उसके संगठनों की करतूत। सियाचिन के पास पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की उड़ान। भारत ने कहा हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं। अमेरिका का दावा, पाकिस्तान को सबक सिखाने पर भारत कर रहा है विचार। आरजेडी सांसद मीसा भारती और उनके पति को सम्मन। बेनामी भूमि सौदों पर आयकर विभाग करेगा पूछताछ। टीए राजेश अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई। अब ऑनलाइन मिलेंगी डिग्रियां। शुरू हुआ ई सनद पोर्टल। ऑनलाइन देखने और प्रमाणित करने की सुविधा। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड का इस्तीफा। नेपाली कांग्रेस से करार के तहत त्यागपत्र। शेर बहादुर देउबा होंगे नए प्रधानमंत्री। वही देखते हैं पहली खबर। सहारनपुर में जातीय हिंसा थमती नजर नहीं आ रही। आज फिर से एक शख्स की गोली लगने की खबर है, जबकि मंगलवार को बीएसपी प्रमुख मायावती के दौरे के बाद भड़की हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हिंसा पर काबू न कर पाने के लिए यूपी सरकार ने सहारनपुर के डीएम एनपी सिंह और एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे को हटा दिया है। राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को 15 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। सहारनपुर में एक बार फिर भड़की जातीय हिंसा में एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि दर्जनों घायल हैं। हालात का जायजा लेने के लिए गृह सचिव, एडीजी कानून व्यवस्था समेत 5 आला अधिकारियों को लखनऊ से सहारनपुर रवाना किया गया। पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज कर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहाँ पर कैंप है, करीब 10 कंपनी आरएएफ, आरआरएफ और पीएसी है। 5 कमांडेंट पीएसी के, 8 एडिशनल एसपी, 15 डिप्टी एसपी और करीब 20 पीआरबी वाहन आसपास के जिलों से वहाँ पर हैं। वर्तमान में वहाँ पर स्थिति सामान्य है, किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। दरअसल मंगलवार को बीएसपी प्रमुख मायावती हिंसा पीड़ित देवबंद तहसील के शब्बीरपुर गांव पहुंची थीं। आरोप है कि उनके कार्यक्रम से लौट रहे लोगों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद जिले में कई जगह हिंसक झड़पें हुई। शब्बीरपुर गांव के ही 1 दर्जन घरों में आगजनी की गई। यूपी सरकार ने हिंसा के लिए बीएसपी प्रमुख के सहारनपुर दौरे को जिम्मेदार बताया है। 2 महीने के सरकार के काम में जिस तरह से आदित्यनाथ योगी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, विरोधी उसको पचा नहीं पा रहे हैं और षड्यंत्र के तहत लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को खराब किया जाए या खराब हो, इस तरह का एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इधर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार कानून व्यवस्था को संभाल पाने में नाकाम रही है और बेवजह की बयानबाजी कर रही है। उत्तर प्रदेश में हर जगह कानून व्यवस्था निरंतर ध्वस्त होती जा रही है और केवल बयानबाजी हो रही है। हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के नागरिक की ओर से कि आप कब ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे, कब इसको मजबूत करेंगे। 20 अप्रैल को सहारनपुर के सड़क दूधली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इसके बाद 5 मई को महाराणा प्रताप जयंती पर निकली शोभा यात्रा को लेकर शब्बीरपुर में विवाद हुआ। तब से जिले में कई जगह जातीय झड़प हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्य। और इसी मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं। रामकृपाल जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से सहारनपुर में मैं कहूँ कि एक लंबा दौर दिख रहा है, हिंसा हुई, उसके बाद थमी, अधिकारियों के तबादले भी हुए, अचानक फिर से एक बार जातीय हिंसा हुई। हालांकि डीएम और एसएसपी को बदलने के आदेश दे दिए हैं। वजह क्या दिख रही, क्यों ये जो आग है ये थम नहीं रही? देखिए रविंद्र जी, अगर थोड़ा सा इसके लिए मैं, क्योंकि घटना, हर स्थानीय घटना जो होती है किसी न किसी एक छोटे से विवाद पर शुरू होती है, फिर वो बड़ा रूप लेती है। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। मैं ईमानदारी से बताऊं, आप देखिए कि पिछले 20-25 सालों से अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये सच्चाई है कि जब कांशीराम और मुलायम ने हाथ मिलाया, यानी दलितों और पिछड़ों का एक गठजोड़ हुआ, तो सवर्णों में एक मैसेज चला गया
कि उनके दिन अब लद चुके हैं और उन्होंने अपनी लाठियां पिछवाड़े फेंक दी थी, क्योंकि उनको तो वो तरह तरह के कानून का भय और ये सब हो रहा। लेकिन उसके बाद का जो एक 15-20 साल का शासन है, आप ईमानदारी से देखें, ठीक है, सत्ता आती है, मायावती जी आती थी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता था। उसका रीज़न एक होता था कि उनके बहुत बड़े जो वोट बैंक है, फॉलोअर्स जिसको कहते थे, जो टारगेट यानी उनका कोर स्ट्रेंथ जिसको वोट है, उसमें आज उस तरह के लोग नहीं हैं ज़्यादा अपराधी प्रवृत्ति के, क्योंकि वो ज़्यादातर पिछड़े दलितों में कितना है, 90% तो 99% लैंडलेस पीजेंट्री है। तो वो दौर रहा। फिर उसके बाद जब ये समाजवादी पार्टी आई तो एक तबका जो मंडल से निकला हुआ था, उसमें कम से कम एक जो क्रीमी लेयर थी, पर्टिकुलरली जो संपन्न वो पिछड़े हैं, आप कह लीजिए, जो बंदूक लेके चलते हैं, वे रहे। तो ये जो सवर्ण तबका था ये दबा रहता था। अब जो एक बदलाव आया है तो उसको कहीं ना कहीं से मुझे ये लग रहा है, और हकीकत है, कि एक जो अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि हमारी सरकार आ गई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से, योगी की तरफ से ऐसा मैसेज नहीं है, मैसेज क्लियर है। 80% सीटें जो पार्टी जीतती है उसको वोट किसी एक जाति का, किसी एक धर्म के, किसी एक वर्ग के नाते नहीं मिला है। क्योंकि देखिए 80% सीटें तभी जीती जा सकती हैं जब सारी जातियों के, सारे धर्मों के, सारे वर्गों का वोट, कुछ न कुछ वोट मिला है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो गुठली होती है ना, जिसको कहते हैं हम तो गुठली हैं, बाकी तो सब ऐसे आ गए चले गए, वो गुठली जो है उसको ये आभास हो रहा है कि 20-25 साल हम पिछड़े रहे और हमारा बिल्कुल दबके रहे, अब हमारा राज है। एक बड़ी खतरनाक सोच है ये। सवाल इस बात का लाइन, आज सहारनपुर की घटना है, कल को कहीं होगी। लेकिन एक बात मैं भी कहूँगा कि ये इसमें कोई भी हर पार्टियों का दोष है, क्योंकि दलितों को सिर्फ नाक की लड़ाई लड़ाया गया। अगर आप देखें जमीनी स्तर पर तो उनके कोई आर्थिक और सामाजिक स्तर में कोई बहुत सुधार नहीं आया है। तो वो जब भी मौका मिलता है, जब सत्ताएं बदलती हैं, तो एक तबके को आभास होने लगता है कि अब तो हमारी सरकार है, यानी उसमें से कुछ लुम्पेन एलिमेंट्स निकलने लगते हैं। और योगी जी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समस्या ये है कि ये मैसेज अपने ही लोगों को, जिनको ये लगा है कि हमने वोट दिया बीजेपी को, दिया होगा तुमने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। हालांकि वो बराबर कह रहे हैं, अभी कल भी उन्होंने वो कहा है किसी एक समारोह में कि चाहे जो भी होगा कानून हम किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और डाउन द लाइन ये मैसेज जानी चाहिए कि नथिंग डूइंग, ये 22 करोड़ लोगों की सरकार है, और जब तक ये मैसेज डाउन द लाइन नहीं पहुंचेगा, बता दूं पार्टी के लोगों का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो नेतृत्व है वो जो चाह रहा हो सब लोग उसको मान रहे हो, क्योंकि बीच के जो नेता है, आप वर्ग चरित्र अगर आप देखेंगे तो सारी पार्टियों के वही है। तो ये डाउन द लाइन, ये थोड़ा सा मुझे लगता है अभी वक्त लगेगा। तो क्या ये बड़ी चुनौती दिख रही है रामकृपाल जी, क्योंकि सरकार जिस एजेंडे के साथ आई है, और जो आपने कहा वो हकीकत भी है कि एक खास जाति के लोग या एक वर्ग को लगता है कि सरकार हम बहुत दिनों तक उपेक्षित रहे हैं, लेकिन उन्हें समझाना जमीन पर और काबू में रखना। बिल्कुल, देखिए खतरनाक इस मामले में मैं बहुत साफ करूं कि जो सरकार अभी गई है उसके जो संपन्न तबका है वो तिलमिलाया हुआ है कि हमारी सत्ता गई, और जो आया है वो भी संपन्न तबका है। तो मैं ये कह रहा हूं कि और जो नीचे के लोग हैं, कहीं ना कहीं से, जैसा मैंने कहा कि जब दलितों और पिछड़ों का एक वो हुआ था, गठजोड़ हुआ था, तो एक स्वाभाविक था कि एक दलित आए हैं और उसमें एक वर्चस्व रहा। इसलिए देखिए वो कहा जाता है कि मायावती जब आती है तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता है, बाकी नहीं। लेकिन ये वो चलो तब भी छिटपुट हिंसा की बात थी, लेकिन ये जो हुआ है कि 20 साल के बाद वो आए और लोगों को ये लगे कि अब तो हमारी सरकार आ गई है और हम सब कुछ है, तो एक जो फीलिंग होती है ना, वो एक कोई मामूली घटना भी हो तो वो ये जो फीलिंग होती है वो कहीं ना कहीं फूट पड़ती है। तो ये जो एक सहारनपुर की घटना एक मामूली घटना नहीं है, एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ये वक्त है, बहुत जल्दी इस पे किया जाए, नहीं तो ये जातीय विद्वेष और जातीय संघर्ष फिर शुरू हो जाएंगे। तो दो फैक्टर जो आपने कहा, एक ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियों की जो ज़मीन पर, एक ज़िले पर जो कार्यकर्ता है, कार्यकारिणी है, और दूसरा ज़िले पर ही प्रशासनिक अमला, इन दोनों को बहुत अहम है कि वो कैसे टैकल करते हैं। देखिए कविंद्र जी, एक बात आप समझ लें, उत्तर प्रदेश कहने के लिए कि आप कितना भी अधिकारियों को गाली दे लें, उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश है, अगर आप उस तरह स्टेट को छोड़ दें, यानी आबादी के मामले में पाकिस्तान के बराबर है,
और आकार में ये इंग्लैंड के बराबर है। अब पाकिस्तान को कितने डीजीपी संभालते हैं आप सोच लीजिए। उत्तर प्रदेश को एक डीजीपी संभालता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ डंडे के बल पर आप कानून व्यवस्था का मसला नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि एक तो पॉलिटिकल पार्टी भी देखिए, ये आग में हाथ सेकने लगती हैं। कहीं भी इस तरह का हो तो सबको पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके एक समाज में भाईचारे की मदद करनी चाहिए। मैं सबको कह रहा हूं, सारा वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है। और मैंने भी कहा कि एक जो अप्रत्याशित अभी जो जीती है बीजेपी, उसकी वो चाहे वो बीएसपी हो चाहे एसपी हो, दोनों के काडर अभी इस बात को पचा भी नहीं पा रहे हैं। तो एक तरह से अभी जो है दिलों में एक तरह से अभी वो जख्म ताज़ा है। और उधर उपलब्धियों का उत्सव मनाया जा रहा है। दोनों खतरनाक हैं। उपलब्धियों का उत्सव भी खतरनाक होता है और आहत का अभिमान भी बड़ा खतरनाक होता है। बिल्कुल, दोनों को कंट्रोल में करना होगा और इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार पर है, स्थानीय प्रशासन पर है। देखना होगा किस तरीके से इसे वक्त रहते जो सामाजिक ताना बाना है उसको एक साथ रख पाएगी सरकार। बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के सियाचिन के करीब उड़ान भरने के बाद भारतीय सेना अलर्ट हुई। सेना ने कहा है कि भारतीय हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। उधर पुलवामा में सेना ऑपरेशन को आतंकियों के भाग निकलने के बाद खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने बुधवार को सियाचिन ग्लेशियर के नजदीक उड़ान भरी। इसके बाद भारत की ओर से भी सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन भारतीय वायुसेना का कहना है कि उसके हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। पाकिस्तान मीडिया ने दावा किया है कि उसके यहां सभी फॉरवर्ड बेस को चालू कर दिया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख सुहेल अमान ने स्कादू वायुसेना बेस का दौरा किया। इस दौरान लड़ाकू विमानों ने सियाचिन के पास उड़ान भरी। मंगलवार को भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया था। इसमें सेना की कार्रवाई में पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करते दिखाया गया है। The news, even what has been given by Pakistani side, is that these aircraft flew near Siachen, not over Siachen. And near Siachen means on their side. And therefore, it's a routine stuff. There is nothing to get very worried about. जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना का ऑपरेशन खत्म हो गया है। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर रहे स्थानीय लोगों की आड़ लेकर आतंकी भागने में कामयाब हो गए। इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने मंगलवार को नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। इधर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी की महिला विंग मेजर गोगोई को सेना की ओर से सम्मानित किए जाने का विरोध कर रही थी। जो इससे उन्होंने अवार्ड दिया वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि यहाँ पे आप बैठो, घर में बैठो, आवाज मत उठाओ। अगर आवाज उठाओगे तो यही हशर होगा। एक आर्मी ऑफिसर के नाते कम से कम कैजुअलिटीज करने के लिए एक एफर्ट किया था। उस एफर्ट से बहुत सारे लोगों की जान बची। मेजर गोगोई ने 9 अप्रैल को बडगाम में पत्थरबाजों से निपटने के लिए स्थानीय युवक को जीप के आगे बांधकर मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। उन्होंने कल पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी थी कि किस हालात में उन्हें ये कदम उठाने पड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को सबक सिखाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका का मानना है कि भारत अफगानिस्तान के रिश्तों से चिंतित पाकिस्तान आतंकी संगठनों को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए उन्हें मदद मुहैया करा रहा है। और ये बात शीर्ष खुफिया अधिकारियों ने सीनेट की एक समिति के सामने कही।
वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य सहायता भी घटा दी है। भारत सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े उपायों पर विचार कर रहा है। इनमें पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने से लेकर उसे सबक सिखाने जैसे विकल्प शामिल हैं। अमेरिकी सीनेट की सशस्त्र समिति के सामने रक्षा खुफिया एजेंसियों के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विंसेंट स्टीवर्ट ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सभी खतरों को भारत के नजरिए से देखता है, इसलिए आतंकी समूहों को समर्थन दे रहा है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि भारत कई आतंकवादी हमले झेल चुका है, इसके लिए वो सीमा पार आतंकवादियों और उनको पाकिस्तान से मिल रही मदद को जिम्मेदार ठहराता है। इन हमलों के बाद दोनों देशों के रिश्ते बदतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में आतंकी हमलों की आशंका बनी हुई है और इससे इस साल भी रिश्ते ठीक होने की उम्मीद नहीं है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य मदद को $255 मिलियन से घटाकर $100 मिलियन करने का फैसला किया है। यह मदद अगले साल के लिए है। साथ ही पाकिस्तान को यह मदद अनुदान की जगह कर्ज के रूप में देने पर विचार चल रहा है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इसका फैसला विदेश मंत्रालय पर छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय युवती उज्मा को भारत लौटने की इजाज़त दे दी है। उज्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उज्मा को सुरक्षित वाघा सीमा तक पहुंचाया जाए। उज्मा ने आरोप लगाया था कि ताहिर नाम के शख्स ने बंदूक की नोक पर उनके साथ शादी की और कोर्ट ने कहा कि जब तक उज्मा को सुरक्षित भारत नहीं भेजा जाता तब तक वो इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास में ही रहेंगी। बेनामी लैंड डील मामले में आयकर विभाग ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति को समन किया है। उन्हें जून के पहले हफ्ते में पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। आयकर विभाग ने 16 मई को 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति मामले में 2 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच में कई दस्तावेज जब्त किए गए। इससे पहले मंगलवार को मीसा भारती के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को 22 मई को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। आयकर विभाग ने 2 IAS अधिकारियों समेत उत्तर प्रदेश के 4 नौकरशाहों के खिलाफ बुधवार को करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग की कई टीमों ने लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, मैनपुरी और दिल्ली में इन नौकरशाहों के ठिकानों पर छापे मारे। जिन अधिकारियों के ठिकानों पर जांच की गई उनमें स्वास्थ्य निदेशक हृदय शंकर तिवारी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अतिरिक्त CEO VK शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी RTO ममता शर्मा और विशेष सचिव कारागार SK सिंह शामिल हैं। आयकर विभाग ने पिछले महीने भी उत्तर प्रदेश के कुछ बाबुओं के खिलाफ ऐसी ही छापेमारी की कार्रवाई की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज की बैठक में विदेशी निवेश और संवर्धन बोर्ड को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। FIPB प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी देने वहीं सर्वोच्च संस्था थी और आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे खत्म करने की घोषणा की थी। सरकार ने सैन्य क्षेत्र में मेक इन इंडिया को लेकर नई पॉलिसी पर भी निर्णय लिया है। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को भी मंजूर किया गया। इस प्रोजेक्ट में 5,503 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ने की खरीद मूल्य में भी सरकार ने बढ़ोतरी की है। सरकार ने गन्ने की कीमत प्रति क्विंटल 25 रुपए बढ़ा दी है। 4 सब सेक्टर्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए चुने गए, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स। इन विषयों के जो प्लेटफॉर्म्स होंगे वो मेक इन इंडिया के तहत इनका निर्माण भारत में हो। और कैबिनेट की बैठक पर और जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विशाल दहिया जुड़ रहे हैं। विशाल, ये तो कई सारे फैसले हुए हैं, लेकिन विदेशी निवेश और संवर्धन बोर्ड को खत्म को जो मंजूरी दी गई है इसके क्या मायने हैं, और जिस तरीके से इससे पहले भी वित्त मंत्री ने इसे खत्म करने की बात कही थी। विशाल, आप सुन पा रहे हैं? विशाल, आपको आवाज मिल रही है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई थी, कैबिनेट बैठक, जिसमें कई अहम फैसले, लेकिन जो अहम फैसला किसानों से जुड़ा हुआ है, गन्ने की जो MSP है उसको बढ़ाया गया है, 25 रुपये प्रति क्विंटल उसकी कीमत बढ़ाई गई है। और साथ ही साथ विदेशी निवेश के लिए जो डायरेक्ट निवेश होता है उसके लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी, एक बोर्ड था विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, उसे ख़त्म करने को प्रस्ताव को कैबिनेट ने आज उस पर अपनी मुहर लगा दी है। और अब आपको अपनी डिग्री के प्रमाण पत्र के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आपकी डिग्रियां ऑनलाइन मिलेंगी और उन्हें कोई भी देश ऑनलाइन देख सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को एक नई योजना शुरू की। ऑनलाइन डिग्री वाली इस योजना का नाम ई-सनद रखा गया है। ई-सनद पोर्टल पर मैट्रिक से लेकर MA और PhD तक की डिग्रियां उपलब्ध रहेंगी। इन्हें शुल्क देकर निकाला जा सकता है, जो प्रमाणित होंगी। इनकी कोई भी विदेश से जांच कर सकता है। बुधवार को विदेश मंत्री, मानव संसाधन मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। सारे यूनिवर्सिटीज का डेटा अपलोड करवाइए, CBSE का डेटा अपलोड करवाइए, ताकि जब बच्चा अपना सर्टिफिकेट डाले तो जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़कर आया है, जो CBSE के उससे पढ़कर आया है बोर्ड से, उसको वो प्रमाणित कर सकें। तो उनका ठीक है, अपन CBSE से तो तुरंत शुरू करते हैं, पायलट प्रोजेक्ट अपन CBSE से करेंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए मैं नेशनल डिपॉजिटरी बना रहा हूँ, उसमें भी डेटा आ जाएगा। फिलहाल ई-सनद का पहला चरण शुरू हुआ है। अभी सिर्फ CBSE के प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं। अगले चरण में राज्यों के बोर्डों और चरणबद्ध तरीके से सभी विश्वविद्यालयों के प्रमाण पत्र भी अपलोड किए जाएंगे। ये वेरिफिकेशन, ट्रांसक्रिप्ट, अपोस्टल अलग अलग काम के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग है, लेकिन मात्र एक ही है कि प्रामाणिक दस्तावेज मिले और उसकी किसी ने प्रामाणिकता की मुहर लगनी चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ हो रहा है। इस एटेस्टेशन के प्रोसेस में कॉमन सर्विस सेंटर को आप जोड़ें, ताकि कोई फिटर, कोई बिजली वाला, वो भी अगर अपने मिडिल ईस्ट जाने के लिए या अफ्रीका जाने के लिए अपने सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराना चाहता हो, तो उनकी सेवाओं से गरीबों को यश मिलेगा, आपके विभाग का विस्तार भी होगा। इस योजना से जुड़ने वाला तेलंगाना पहला राज्य होगा। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने ई-मदद और ई-माइग्रेट जैसे प्रोजेक्ट भी विदेश जाने वाले या वहां रहने वालों की सेवा के लिए बनाए हैं। दुनिया के सभी विकसित देशों में इस तरह की व्यवस्था है और भारत ने भी इसकी शुरुआत करके देश को पूरी दुनिया से जोड़ दिया है और देश को देश के अन्य हिस्सों से भी पूरी तरह जोड़ दिया है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। विपक्ष की आलोचना झेल रही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में 5 सदस्यों की नियुक्ति की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के समाजसेवी गैरुल हसन आयोग के अध्यक्ष होंगे। केरल के बीजेपी नेता जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री सुलेखा कुबरे, वडा दस्तूरजी खुर्शीद और गुजरात से जैन प्रतिनिधि सुनील सिंधी का सदस्य बनाया गया है। ये पहली बार है जब जैन समुदाय से किसी को इसका सदस्य नियुक्त किया गया है। 2 और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष समेत 7 सदस्य होते हैं। इनका काम देश के अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों की शिकायतों पर विचार करना है। मंगलवार को भारत चीन सीमा के पास लापता हुए भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 जेट विमान की तलाश में C-130 विमान के अलावा HL और चेतक हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। इस विमान में 2 पायलट सवार थे। इसने असम के तेजपुर एयरवेज से मंगलवार सुबह 10:30 बजे उड़ान भरी, लेकिन 11 बजे के बाद इसका रेडियो और रडार संपर्क टूट गया। इस विमान को आखिरी बार तेजपुर से 60 किलोमीटर उत्तर में देखा गया था। विमान की तलाश में भारतीय सेना की 9 पार्टियों के अलावा वायुसेना और स्थानीय प्रशासन की 6 पार्टियां जमीन पर विमान की तलाशी में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही गंभीर तौर से घायल होने वालों के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से 50-50 हज़ार रुपये उन्हें मिलेंगे। मंगलवार रात गंगोत्री तीर्थस्थल से लौटने के दौरान एक बस गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें सभी यात्री इंदौर से थे। हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई थी। हमारी जो तीर्थ यात्रियों को लेकर बस गई थी, उनमें से एक बस दुर्भाग्यपूर्ण
ये राह के नदी में गिर गई। नेपाली कांग्रेस के साथ हुए समझौते के तहत नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 9 महीने नेपाल सरकार के प्रमुख का काम संभाला। अपने इस कार्यकाल में 20 साल बाद नेपाल में स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराए और चीन के साथ OBOR के तहत समझौता भी किया। उनके बाद अब नेपाली कांग्रेस के नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमंत्री बनेंगे। देउवा की अगुवाई में नेपाल के स्थानीय चुनाव का दूसरा चरण पूरा होगा। अगले साल जनवरी में आम चुनाव भी होने हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।